हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम पदार्थ और परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे और हमने परमाणु की संरचना में यानी हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान स्टार्टिंग कर रहे थे विज्ञान में हम। और आपने बोला था कि अच्छी भी क्लास है तो उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं आप। 1 महीने की तैयारी में तो मैं कोशिश यही करूंगी कि विज्ञान का हम रसायन विज्ञान और अपना फिजिक्स वाले टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको वापस से देखनी है तो आप क्लास में जाके देख सकते हैं, उधर पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर भी स्टार्ट कर रही हूँ तो क्वेश्चन पेपर से भी हमारी क्या है चीजें मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और साथ ही साथ हमें ये पता चलेगा क्योंकि आप एट अभी हम श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ 8th क्लास अभी कई बच्चों के पेपर एग्जाम हो गए हैं तो पास कर ली है और अब 9th में भी आ गए हैं। तो इसलिए हमें 8th का जो भी पढ़ा हुआ वो हमें याद भी है। और परमाणु की संरचना 8th क्लास में यूपी बोर्ड की जो बुक्स थी उनमें है, एनसीईआरटी बुक्स में भी परमाणु की संरचना का है। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको परमाणु की संरचना में सबसे पहले पदार्थ, जो हम पदार्थ पढ़ रहे थे तो पदार्थ के बारे में बता चुकी थी। पदार्थ पदार्थ क्या है, पदार्थ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्थान घेरता है और उसमें स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान। आपको ये दो ही चीज ध्यान रखनी है। पदार्थ 3 अवस्था में मिलता है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस। और जिसमें आपकी यहाँ पे लास्ट की जो चीजें थी वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हम सॉल्यूशन वाली यानी विलयन वाली अवस्था। एक और देखें, अगर मैं यहाँ पे बोलूं रासायनिक अभिक्रिया में तो ठोस जो तत्व अगर हमने लिया है यानी कोई हमने तत्व या पदार्थ लिया है, पदार्थ की बात करें जैसे, तो हमने ठोस लिया है तो उसे हम ठोस सॉलिड में इस तरीके से लिखते हैं, द्रव में स्मॉल एल से, गैस में स्मॉल जी से, और विलयन में जो विलयन सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में यानी कि विलयन अवस्था में कोई पदार्थ हमारे पास है जैसे कि पानी, पानी में चीनी घोली तो बच्चों वो विलयन अवस्था हो गई, तो हम उसे AQ से दर्शाते हैं। तो ये चीजें हम क्या है पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ, तो उसका सबसे सूक्ष्मतम भाग या सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे क्या नहीं किया जा सकता, 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे 2 भागों में आप तोड़ नहीं सकते। 2 भागों में नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वो कैसा होगा, अविभाज्य। यानी 2 भागों में आप उसको तोड़ नहीं सकते। पहली बात तो तोड़ा नहीं जा सकता, भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ वो कैसा है, इसका मतलब अविभाज्य है, अविभाज्य कण है। तो अविभाज्य कण को हम क्या बोलेंगे, यानी ये सारी जो परिभाषा है, सबसे सूक्ष्मतम कण पदार्थ का और कैसा है, अविभाज्य कण है, तो उसको हम परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमाणु। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, उसे क्या बोलेंगे, परमाणु। अब एक बात आप मुझे बताइए, तो सबसे छोटा जो भाग हो गया वो क्या हो गया, परमाणु। और परमाणु इसका मतलब आप ये प्रयोग खुद भी कर सकते हैं, जैसे बोर्ड स्कूल में चौक, चौक लीजिए, वो एक पदार्थ है और वो मतलब वस्तु है चौक, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ है, इसकी बनी है। अब उसको तो आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, मतलब एकदम चूरा सा कर लीजिए। एक ऐसी अवस्था पे आप पहुंच जाएंगे खुद कि मतलब एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, इस परिस्थिति में कि जिसपे आप उसको फिर बाद में 2 भाग में नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो छोटे छोटे जो कण होते हैं जिसको हम अविभाज्य कण कहते हैं, वो बच्चों वो परमाणु होते हैं। अब ये परमाणु से ही मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाली हूँ, देखिए। तो ये पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु यहाँ से, और ये परमाणु जैसे
जैसे मैं कुछ इसमें परमाणु दूं, ओ दे दिया, ओ को ऑक्सीजन। अब ये सारी चीजें हम देखेंगे, अभी तत्वों पर आएंगे तब हम देखेंगे। ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन है। तो ये क्या है, परमाणु है। और परमाणु की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अविभाज्य कण है, और साथ ही ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी ऐसे खुले में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। ये अगर होगा खुले में ऐसे घूमता हुआ तो वो केवल अणु ही घूमेंगे, ठीक है। परमाणु और दूसरा परमाणु मिलके अणु बनाएंगे। अभी मैं ये इसी परमाणु से हम अणु पे चलेंगे। तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, पर लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक तो ये स्वतंत्र अवस्था पर, लेकिन क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या करता है, भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इसका मतलब ये है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु भाग लेते हैं। अब दो दो कैसे, एक जैसे यानी समान, समान परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दो समान परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। तो ये अणु जो है वो क्या हो गया, जैसे और इधर उदाहरण लिखे हम O प्लस O, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, O2। यानी ये अणु है, ये परमाणु है, एक परमाणु ये ऑक्सीजन का, ये दूसरा परमाणु, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, अणु बना दिया। क्या बना दिया, अणु। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये मिलकर क्या बन जाए, N2। ये भी क्या है, अणु है, ये भी क्या है, अणु। तो ये अणु के उदाहरण हैं जो अभी मैंने यहाँ पे दिए। अब यहां से एक मिनट, हाँ, फिर यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने परमाणु और देख लिया अणु। अब आगे अणु के बाद यहां से दो समान, अब दो नहीं आएंगे, दो समान नहीं, दो की बात थी यहाँ अणु में, आप अगर ध्यान से देखें, दो दो समान इस तरीके से। तो यहाँ पे अणु की बात के लिए दो समान थे, पर लेकिन यहाँ पे आएगा दो से अधिक। दो से अब क्या आने चाहिए, अधिक, और वो भी कैसे, समान। तो दो से अधिक समान परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। अब ये कहानी तत्व की है, किसका निर्माण करते हैं, तत्व का। ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम तत्व पे आ गए, परमाणु की संरचना अभी पढ़ेंगे, पहले हम तत्व पे देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स यानी आवर्त सारणी में रखे गए हैं, ये तत्व एलिमेंट्स आवर्त सारणी में रखे गए हैं। आवर्त सारणी की बात की जाए, आधुनिक आवर्त सारणी में ये सारे तत्व रखे गए हैं। और ये तत्व कैसे होते हैं, उदाहरण में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सल्फर है, सल्फर सल्फर सल्फर, ये सल्फर के परमाणु हैं जो एक साथ क्रिया कर रहे हैं, दो से ज्यादा है। देखिए आप खुद ही देखिए, दो से ज्यादा है, ये चार, ये चार, तो ये कितने हो गए, ये हो गए सल्फर 8, यानी कि S8। ये S8 क्या है, तत्व है। बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस की, तो P+P+P+P फिजिकल टू क्या हो जाएगा, P4। ये चार परमाणु ने मिलकर क्या बनाया, एक तत्व बनाया। तो ये सभी परमाणु कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये सभी क्या है, तत्व है। ये क्या है, तत्व। आगे अगर देखें तो यहाँ पे तत्व के बाद क्या बनता है, यौगिक। अब तत्व के बाद यौगिक बनता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे तत्व के लिए अब यहाँ थोड़ा परिभाषा चेंज हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक। अब दो भी आ गया है और दो से अधिक भी आ गया है, पर लेकिन अब समान की जगह पे आपको ध्यान रखना है असमान। क्या है, असमान। असमान परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं,
परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। अब यहाँ पे ये यौगिक आ गया। यौगिक का ध्यान रखेंगे। यौगिक क्या है? जहां पे दो या दो से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे दूं, तो हमारा जो जल है H2O, तो देखिए H2O सूत्र है जल का। इसमें जो H है बच्चों वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के दो परमाणु, और यहाँ पे ये जो O है वो ऑक्सीजन है, उसका एक परमाणु। तो ये तीनों परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जल का सूत्र हो गया। साथ ही इसमें एक और देखिए, एक और सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं C6H12O6। ये किसका हो गया? आपकी ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के अलावा एक और पूछा गया था, पेपर में आ गया था, C12H22O11, ये आ गया था। और ये होता है किसका? बताइए, ये किसका होता है? सुक्रोज, यानी चीनी का सूत्र होता है, सुक्रोज का सूत्र सुक्रोज होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्लूकोज का सूत्र, सुक्रोज का सूत्र, ये यौगिक हैं। ये क्या है? यौगिक, यानी एक से ज्यादा होने चाहिए। KMnO4 लिखा हो, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। किसकी बात की जा रही है? KMnO4 की बात की जाए तो ये KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दवा है। ये भी क्या है? यौगिक। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि इनमें परमाणु कितने, मतलब कितने कितने परमाणु, ये यौगिक हैं। अब यौगिक हैं तो इनमें परमाणु के देखते हैं। परमाणु की बात करें मैं यहाँ पे, ये तो जैसे ही ये KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम के यानी पोटेशियम, और पोटेशियम का एक परमाणु, Mn यानी मैग्नीस, है ना, मैग्नीस का एक परमाणु, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं 4 परमाणु। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन के कितने, क्यों? अब ये क्यों किस लिए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो 4 है ना, वो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एकदम खाली है, इसके आसपास कुछ नहीं लगा है, तो इसका एक परमाणु पोटेशियम का। मैग्नीस का कोई भी आसपास नहीं है, तो इसका भी एक परमाणु। ऑक्सीजन के पीछे ये O4 लिखा है ऐसे बच्चों, तो O4 लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के 4 परमाणु बता रहा है कि ऑक्सीजन 4 हैं, 4 परमाणु में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। अगर बात करूं मैं यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे इसकी C12H22O11 मैंने अलग अलग लिख दिया, बहुत दूर दूर। अब यहाँ पे ये है कार्बन, ये क्या है? कार्बन। अब कार्बन में कितने परमाणु हैं? आप ही मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि कार्बन में कितने परमाणु हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो ये कार्बन के 12 परमाणु है। कितने? 12। और ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22, यानी कि हाइड्रोजन के 22, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 11। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजन के 11। तो ये क्या है? यौगिक है। और ये यौगिक एक से ज्यादा, मतलब सॉरी, दो या दो से अधिक, यानी दो से ज्यादा क्या है? परमाणुओं से बने हुए हैं, पर लेकिन वो भी कैसे परमाणु? असमान। देखिए यहाँ पे पोटेशियम का अलग परमाणु, तो मैग्नीस का अलग, ऑक्सीजन का अलग, इस तरीके से अलग अलग परमाणुओं से पूरा एक यौगिक बना है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे नमक के सूत्र की बात करूं, नमक का सूत्र, तो यानी ध्यान रखना है, जैसे कि ये NaCl, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है। और इसमें अगर परमाणु की बात करूं तो सोडियम का कितना परमाणु है? 1, और क्लोरीन का कितना परमाणु है? 1। तो ये दोनों एक एक परमाणु से मिलकर बने हैं सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड नमक है, और ये लवण है। ये क्या है? लवण। बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनता है, ये भी हम अभी देखेंगे। तो आपको यौगिक समझ में आ गया होगा। अब मैं यौगिक से, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये परमाणु आपको समझ में आ गया।
परमाणु की अभी संरचना पे आएंगे हम। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, आपको इसका ध्यान रखना है। अणु नहीं लेता, यौगिक नहीं लेता, परमाणु लेता है। ठीक है, और आगे अगर इसमें देखें कि यहाँ पे तत्व की बात करें, अणु तो क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलके, दो या दो से अधिक परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, अणु। अब यहाँ पे बात करें तत्व की, तो दो से अधिक क्या है, समान परमाणु, आपको समान का ध्यान रखना है, दो से अधिक होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ यौगिक पे आते हैं। यौगिक के बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पे यौगिक के बाद, यौगिक के बाद यहाँ पे अब कहानी इस तरीके से होगी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर, अब परमाणु नहीं, अणु भी नहीं, कोई नहीं, अब यौगिक। अब बात आ रही है यौगिक की, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण। आ रहा है समझ में, अब मिश्रण बनाएंगे। जैसे आप बात करें किसकी, जैसे हमने बात की, इसमें पानी यानी H2O, पानी है, और पानी में हमने किसको मिला दिया, नमक को। नमक भी तो यौगिक है, पानी भी एक यौगिक है, नमक भी एक यौगिक है। क्या बन गया, क्या बन गया, एक विलयन बन गया, विलयन बन गया पानी और नमक का। और वो जो विलयन है, वो जो मिश्रण है, वो सॉरी विलयन है जो, वो मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण। आप समझ गए होंगे इस चीज को, मिश्रण। अगर मैं यहाँ पे कहूं, जैसे आप भी समझिए, दाल में चावल मिला दिया, ठीक है, दाल में क्या मिला दिया, चावल, तो वो मिश्रण हो गया एक तरीके। हवा है, हवा, हवा की बात करें हम, हवा, हवा भी क्या है, एक मिश्रण है। हवा में बहुत सारी गैसें होती है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैसें जो 78% पाई जाती है, 78% सबसे ज्यादा वातावरण में यानी हवा में मिलने वाली सबसे अधिक गैस की मात्रा 78% नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे 21%, हवा में कितनी प्रतिशत मिलती है, 21%। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसका प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, तो आपको ध्यान रखना है 0.03%, 0.03%। ठीक है, ये क्या होता है, 0.03 का ध्यान रखना है आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर अन्य गैसों की बात की जाए, इनसे अगर काउंटिंग कर लिया जाए, तो लगभग 0 देखिए, आप जीरो नहीं है तो दशमलव से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, आगे आगे जीरो नहीं लग रहा है, आप पेपर में यूं कहें कि जीरो नहीं लग रहा है, और यहाँ तो पॉइंट ऐसे करके दे दिया है, 0.03 करके दे दिया है, तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा, मतलब घबराइएगा नहीं कि भैया जीरो नहीं दिया। जीरो, पॉइंट के आगे जो जीरो होता है बच्चों, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब जीरो, यहाँ पे दशमलव, और फिर उसके बाद 97 बचता है, 97 यानी 0.97% अन्य गैसें होती। अगर इन अन्य गैसों में भी किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा माना जाए, गैसों में सबसे ज्यादा जो अन्य गैसों में अगर प्रतिशत की बात की जाए, तो अन्य गैस में हम यहाँ पे आर्गन को मानेंगे। किसको, आर्गन, अक्रिय गैसें, यानी अक्रिय गैसों का जो प्रतिशत होता है वो बच्चों, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, आर्गन को ज्यादा मानेंगे। अगर कहा जाए तो उसका होता है 0.33%, 33%, कुछ इस तरीके से, यानी सबसे ज्यादा 33%, 97 में से 33% सबसे ज्यादा भाग किसका होता है, आर्गन गैस का होता है। और भी अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसें होती हैं जो उसमें होती हैं, तो पर लेकिन अन्य गैसों में सबसे ज्यादा आर्गन का। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये हवा भी क्या है, मिश्रण है। और मिश्रण की बात की जाए कि हवा के बारे में जब आपने समझा, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, अभी मिश्रण के बारे में इतना नहीं पढ़ रहे, हम मिश्रण के लिए एक अलग से टॉपिक लेंगे जब परिवर्तन पढ़ेंगे। तो मिश्रण भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक तो सममांगी मिश्रण, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करें कि क्या होता है, तो देखो बच्चों, ये सममांगी मिश्रण की बात करते हैं हम। सममांगी मिश्रण क्या है, तो जो समान रूप से, यानी समान रूप से जिसके मतलब एक यौगिक है और दूसरा यौगिक है, अब इसके परमाणु
और इसके परमाणु, आप समझ रहे हैं, जैसे ये H2 यानी जल के परमाणु और ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक के परमाणु आपस में इस तरीके से मिश्रित हो जाएं कि आप उनके अणुओं को, उनके अवयवी अणुओं को पहचान ना पाओ, देख ना सको अलग अलग। समझ में आ रहा है? इनके अणुओं, जो अणु यानी कण या परमाणु को आप क्या है अलग अलग पहचान नहीं सकें कि ये जल है, ये नमक है, ये जल का है अणु, ये पर नमक का है। इस तरीके से आप इस यौगिक को अलग अलग नहीं पहचान सकते, ये एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सममांगी। जैसे हवा की बात करें, हवा हवा में आप नहीं पहचान पाते हैं आपके सामने से हवा का, तो अगर हवा गुजरती है आपको सिर्फ महसूस होती है, हवा क्या होती है, महसूस। तो ये नाइट्रोजन उसमें नहीं पहचान सकते कि नाइट्रोजन के अलग आपको कोई अणु दिख रहे हैं, कि नाइट्रोजन अलग दिख रहे, अणु दिख रहे हैं उसके, या ऑक्सीजन के अलग दिख रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के आपको अलग दिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, तो आपको ऑक्सीजन के अलग दिखेंगे ना कार्बन डाइ। तो ये हवा कैसी हो गई, सममांगी मिश्रण। हवा भी क्या हो गई, सममांगी मिश्रण। आप समझ रहे हैं, हवा क्या हो गई, यही सममांगी मिश्रण हो गई। अब बात करें इसकी विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में अलग अलग दिखाई देना, यानी कि हमने जो यौगिक लिए हैं, दो यौगिक ले लिए, चाहे दो से अधिक ले लें, जो अभी हमने यौगिक लिए हैं उनके जो अवयवी कण हैं वो क्या है, अलग अलग दिखने चाहिए। कण अलग अलग दिखाई देते हैं। जब अलग अलग दिखाई देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, दिखाई देते हैं। अलग अलग दिखाई ना दे तो सममांगी हो गया, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये विषमांगी हो गया। तो विषमांगी में क्या कैसे हो जाएगा, इसमें आप समझ रहे हैं कि जैसे दाल में कंकड़, तो कंकड़ भी क्या है, कंकड़ एक अशुद्धियां हैं, पर लेकिन कंकड़ भी एक मिश्रण हो गया एक तरीके से दाल में, या दाल में चावल मिला हो तो आप पहचान लेते हैं कि चावल को अलग कर देते, दाल को अलग कर देते, क्योंकि वो दिख रहा है आपको, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। आप समझ गए होंगे ये चीज कि वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसलिए तो ये मैं यहाँ पे इतना इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि हम ये चीजें क्या कर ली है, पढ़ ली हैं, पर लेकिन हम यौगिक के बारे में इतना पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे इसमें से देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण का हमने यहाँ पे देखा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये समझ में आ गया है आपको। परमाणु समझ में आ गया, तत्व समझ में आ गया, यौगिक समझ में आ गया, मिश्रण भी समझ में आ गया। तो मैंने सिर्फ आपको छोटा छोटा थोड़ा बहुत बताया है कि कैसे कैसे बनते हैं। हमने पदार्थ के बारे में इसमें देखा। तो अब हम यहाँ पे परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम तत्व के ऊपर भी आएंगे। तो परमाणु की संरचना को समझते हैं, परमाणु की संरचना। अगर परमाणु की संरचना के बारे में हम समझें तो जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण बहुत ज्यादा क्या होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। और इसी से ही तत्व का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे घर के लिए ईंटें एक मुख्य इकाई, ऐसे ही जो हमारा पदार्थ की जो मुख्य इकाई क्या हो जाएगी, परमाणु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमाणु। तो ये अविभाज्य कण है, और इसमें हमें यहाँ पे ये देखने हैं, इसमें परमाणु में कुछ मूल कण पाए जाते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं, मूल कण। अब इन मूल कणों की जो खोज है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से की थी। और इसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे इसमें कहा जाए, सबसे पहले मैं इसमें जे जे थॉमसन का नाम लूंगी। जे जे थॉमसन, सबसे पहले साइंटिस्ट जे जे थॉमसन। उन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो बच्चों, वो तरबूज से आप क्या कर सकते हो, उसकी कल्पना कर सकते हो। अगर ये तरबूज इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूं, ये तरबूज है, ठीक है, इस तरीके से इसमें लाइनिंग बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिखे कि हाँ लाइक तरबूज जैसा। तो ठीक है, ये तरबूज है और मैं इसको बीच में से कट कर दूं। ठीक है, अब कट करने पर मैं आपको यहां से थोड़ी सी संरचना, और ये थोड़ा सा बस आइडिया लगा लो
कि ये रेड रेड उसका भाग है, पार्ट है। ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि काले काले जो बीज होते हैं, तरबूज से हम संरचना को क्या है हल्का सा आ, पहचान सकते हैं। तो ये काले काले जो बीज होते हैं इस तरीके, तो उन्होंने अपना प्लम्पिंग पुडिंग जो मॉडल है वो बताया था। प्लम्पिंग पुडिंग वाला मॉडल, कुछ हम तरबूज से इसकी संरचना की वो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो संरचना है, आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से बताया था कि ये जो परमाणु है वो पूरा धनात्मक रूप है, ये पूरा धनात्मक रूप है। ठीक है। जैसे ये रेड हिस्सा जो होता है इसका, तरबूज का ये जो रेड हिस्सा है ये पूरा धनात्मक है ये। और जो माइनस हैं जो हमारे, वो माइनस क्या है, ये काले काले बीज हैं, ये काले काले बीज क्या है, माइनस। यानी जो काले काले जो बीज हैं वो हमारे जगह जगह पड़े हुए हैं। प्लस में क्या है, जगह जगह पड़े हुए हैं, जैसे बीज उसमें तरबूज में होते हैं धसे हुए, इस तरीके से पड़े हुए। और ये जो मॉडल था ये ज्यादा इसको मान्यता नहीं मिली। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्होंने जे थॉमसन ने ये माइनस की खोज करी, यानी उन्होंने नाम जो दिया है माइनस का, उन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा एक मतलब उन्होंने नाम नहीं दिया, कुछ नहीं, बस ये बता दिया कि परमाणु एक मतलब धन होता है, परमाणु पूरा का पूरा धन होता है। उसमें जो माइनस चार्ज वाले, माइनस आवेश वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में इस तरीके से होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। और उन्होंने ही बताया था कि आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस आवेश होता है। क्या होता है, माइनस आवेश। ये भी उन्होंने बताया। और क्योंकि उन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज करी थी, तो कैथोड किरणों के बारे में भी उन्होंने ही बताया। कैथोड किरणों का वो किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान माइनस आवेशित होती है, यानी कैथोड किरणों की। तो ये कैथोड किरणें के बारे में जे थॉमसन ने ही बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया किसने, जे थॉमसन ने। और उन्होंने अपना प्लम ये पुडिंग वाला, प्लम पुडिंग वाला ये मॉडल दिया था। तो उनका परमाणु मॉडल ज्यादा नहीं चला था, क्योंकि आप खुद मुझे एक बात बताइए, इसमें थोड़ी सी जो मिस्टेक थी वो इस तरीके की थी कि लोगों ने इसमें, और जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने कमियां खोजी। कमियां ये थी कि ये अगर प्लस है और ये माइनस चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो आप इसका मतलब स्थायी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, परमाणु कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन भी एकदम घेरे हुए हैं, पूरा उसमें प्लस पूरा का पूरा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन ज्यादातर परमाणु, अक्रिय गैसों के परमाणु स्थायी होते हैं, बाकी कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो वो परमाणु मोस्टली कैसा है, स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो स्थायी, जब वो इस तरीके का रहेगा तो वो एकदम स्थायी हो जाएगा, वो किसी से क्रिया नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कैसे। पर परमाणु क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्रिया करते हैं। तो इसलिए ये मॉडल कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड जो मॉडल दिया वो रदरफोर्ड आए थे। कौन आए थे, रदरफोर्ड। तो आपको ये समझ में आ गया कि परमाणु में पहले जो पहला मूल कण है, देखिए परमाणु में कुछ मूल कण पाए जाते हैं, ये लाइन मैंने दोहराई थी। तो पहला मूल कण जे थॉमसन ने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन का। सेकंड जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने कैसे मॉडल दिया, उन्होंने एक सोने की पतली झिल्ली ली, सोने की, और पतली झिल्ली ली उन्होंने। और पतली झिल्ली में तो बहुत सारे परमाणु होते हैं आपस में, हम एक परमाणु पे वो करते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा बना देती हूँ। पतली सी झिल्ली ली और उस झिल्ली में तो कई सारे परमाणु होंगे, हम एक परमाणु के उसमें देखते हैं जो परमाणु है इस तरीके से। अब इस तरीके से आप देखिए, ये इस तरीके से एक परमाणु, और उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई। किसकी कणों की बौछार करवाई, अल्फा। जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेशित होते हैं। ठीक है। धनावेशित होते हैं। अल्फा कण की खोज के बाद बच्चों और भी कणों की खोज हुई, बीटा, गामा,
तो बीटा वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण धनावेशित वही प्रोटॉन के उसमें। और यहाँ पे गामा किरणें विद्युत चुंबकीय होते हैं, जो हमारे उसमें विद्युत चुंबकीय प्रकाश की जो किरणें होती हैं इस तरीके से। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो प्लस आवेशित होता है। अब ये प्लस यानी इस ये अल्फा कण का क्या होता है, धनावेशित होता है, धनावेशित। और ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो पतले कागज को क्या है, भेद नहीं पाती है, इतनी क्षमता नहीं होती है। बीटा और गामा से क्या होती है, इसकी क्षमता थोड़ी कम होती है। तो ये अल्फा कणों की बौछार करवाई, उन्होंने क्या देखा, देखो ध्यान से। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, सीधी निकल गई, देखो ये निकल गई। कुछ उन्होंने देखा कि कुछ आई और क्या हो गई, विचलित हो गई, इस तरीके से विचलित हो गई। ये यहाँ से जा रही थी और ये विचलित हो गई। ये इस तरीके से आकर्षित हुई तो विचलित हो गई, ये यहाँ से इस तरीके से आई और विचलित हो गई। और एक जो देखा जिससे उन्हें बड़ा झटका सा लगा एकदम, बीच में से जो गई थी एक, गई और क्या हो गई, वापस लौट आई। समझ रहे हैं आप, यानी एक गई तो वापस लौट आई वहां से। तो इससे उनका निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, ये निकला, उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकतम भाग कैसा होता है, खोखला होता है, खाली होता है। अधिकतम भाग खाली होता है। और इसके आधार पे उन्होंने एक चीज सबसे अच्छी बताई कि परमाणु का जो धन होता है ना, वो धन वो सब में नहीं फैला रहता है। जैसे आप भाई इसमें तो पूरा बता दिया ना कि पूरा का पूरा ये जो हमारा उन्होंने बताया कि ये पूरा भाग क्या है, प्लस है। और प्लस में जो माइनस होते हैं वो एक बीज की तरह इसमें जैसे धसे हुए हैं, ऐसे बीज की तरह ये माइनस धसे हुए हैं। ये काले जो बीज हैं वो माइनस हैं, वो धसे हुए हैं। इस तरीके से जे जे थॉमसन ने बताया, पर रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, पूरे में इस तरीके से प्लस नहीं होता है, पूरा क्षेत्र प्लस नहीं होता है, केवल बीच में प्लस होता है। ये उन्होंने बताया कि केवल बीच में जो होता है वो प्लस होता है, पूरे में नहीं होता है। और परमाणु का अधिकतर मॉडल कैसा होता है, खाली होता है। और और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, मतलब इस तरीके से चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बताया उसने, उन्होंने चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाते रहते हैं और लगाएंगे। अभी इनका भी मॉडल क्यों वो हुआ, एक चीज और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि उन्होंने ये जो बीच का भाग है जो प्लस है, ये प्लस को नाम दिया उन्होंने, नाम, इस नाम को ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आ जाता है, नाभिक। उन्होंने इसका नाम जो प्लस का नाम है वो नाभिक दिया, नाभिक बोलते हैं इसको। और ये नाभिक जो होता है वो इसमें अंदर प्लस पाया जाता है, ये उन्होंने बताया। पर उसका नाम नहीं दिया, उस प्लस का नाम नहीं दिया, मतलब है ना मतलब खोज नहीं करी, प्लस की ऐसे खोज नहीं करी। और ये खोज जो करी थी ना प्लस की, नाम भी मैं अभी बताऊंगी, नाम भी दिया, पर प्लस की जो खोज है ना, खोज नहीं करी, प्लस की खोज ये जो होती है ना, प्लस की खोज नहीं करी। जो प्लस की बात करें कि प्लस की खोज किसने करी, तो वो थी गोल्ड स्टीन। क्योंकि भाई प्लस की खोज पहले ही कर चुके थे गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड से थोड़ा पहले। बस उन्होंने परमाणु मॉडल दिया रदरफोर्ड ने सोने की झिल्ली से, तो गोल्ड स्टीन ने की। और गोल्ड स्टीन ने कौन सी किरणों की खोज कर दी थी, एनोड किरणों की खोज कर दी थी। और एनोड किरणें क्या है, प्लस हैं, आप भी जानते हैं, प्लस आवेशित होती है। अब अल्फा कणों की खोज हो चुकी थी, देखो ये अल्फा कण, ये अल्फा कण ये तो प्लस है, तो प्लस की खोज हो चुकी थी। तो ये प्लस है, उन्होंने खोज तो कर ली, पर नाम, नाम किसने दिया, नाम भाई हमारे इन्हीं रदरफोर्ड ने दिया। और इस प्लस का नाम जो रदरफोर्ड ने ही दिया है, रदरफोर्ड ने नाम दिया प्लस को, क्या नाम दिया, प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। और ये कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक नाम दिया रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन नाम दिया। पर लेकिन खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। आप बिल्कुल भी इसमें आप मतलब ध्यान से रखें, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इस चीज का क्या करेंगे, एक मिनट। हाँ रुकिए।
आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटॉन किसने खोजा और ये किसने, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको रदरफोर्ड का समझ में आ गया होगा। अब रदरफोर्ड के मॉडल को क्यों गलत साबित किया, अभी रदरफोर्ड के मॉडल को भी तो गलत साबित कर दिया, मतलब साइंटिस्टों ने बोला ये भी रॉन्ग है। अब ये तो पता चल गया उनको कि बीच में प्लस होता है, ठीक है, उन्होंने बात मान ली साइंटिस्टों ने कि बीच में प्लस होता है, बिल्कुल ये बाद में सत्य भी हुआ था। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करता रहता है, अब ये गति करता रहेगा, गति करता रहेगा, गति करता रहेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो इसमें गिर जाना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाना चाहिए, ये वैज्ञानिकों ने बोला। पर लेकिन अगर गिर गया इसके अंदर तो फिर परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, परमाणु वो इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करते हैं और वो धन में क्या है, नहीं गिरते हैं। तो ये चीज को वो स्पष्ट नहीं कर पाए रदरफोर्ड, और उनका भी क्या हो गया, मॉडल, परमाणु मॉडल क्या हो गया, मतलब असफल रहा। अब बात करते हैं एक और मॉडल की जो अभी भी मान्य है, और क्यों मान्य है उसका कारण यह है क्योंकि वो मॉडल हाइड्रोजन परमाणु पर दिया गया था, नील्स बोर का मॉडल। जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था वो बच्चों हाइड्रोजन के मॉडल पे दिया था। उन्होंने हाइड्रोजन के मॉडल पे ये बताया था अपना कि जो, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व होता है, जो नील्स बोर थे सबसे छोटा तत्व, और इन्होंने बताया कि प्लस बीच में होता है, बिल्कुल, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घेरे में होते हैं, यानी कक्षकों में। उन्होंने ये क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों में होते हैं, इस तरीके से इनमें होते हैं, इस तरीके से इन्हीं कक्षकों में ही क्या करेंगे, यहीं पे चक्रण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चक्रण, मतलब यहीं पे रहेंगे, वो इधर नहीं आएगा। और उन्होंने ही बताया था कि खाली भाग भी होता है, मतलब परमाणु का काफी, और प्लस बीच में रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चक्रण लगाएंगे, और प्लस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को संतुलित करेंगे। ये हाइड्रोजन मॉडल है, ये हाइड्रोजन का। और जब इलेक्ट्रॉन जब उच्च, मतलब ऊर्जा लेके जब उच्च ऊर्जा में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है, और फिर बाद में जब वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो क्या करता है, मतलब उष्मा उष्मा क्या करता है जब जाता है, दोबारा से सुन लीजिए मैं यहाँ पे बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उष्मा लेता है, उष्मा को क्या लेता है, अवशोषित करता है। और जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उष्मा को क्या करता है, निकालता है। ठीक है, उष्मा क्षेपित करता है, निकालता है। तो निकालता है तो वही स्पेक्ट्रम दिखता है, इस तरीके की घटना से क्या दिखता है, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम देना, हाइड्रोजन परमाणु पर स्पेक्ट्रम भी उन्होंने ही बताया था, नील्स बोर ने। या आप आगे पढ़ेंगे और भी चीजों में, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर पर। लेकिन आपको ये चीजें 10th लेवल तक समझ में आ गई हो, ये 10th लेवल का है पूरा, ये परमाणु का इस तरीके से, तो आपको समझ में इतना आ गया होगा कि नील्स बोर ने अपना परमाणु जो मॉडल दिया वो हाइड्रोजन पे दिया, और ये मान्य है, अभी भी क्या है, इसको माना जाता है। पर ये और चीजों पे लागू नहीं होता, औरों पर क्या है, और भी उन पे लागू नहीं होता कि बिल्कुल उन पे सटीक बैठ जाए कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया ना, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में गमन करते हैं, इसको नहीं बता पाए नील्स बोर। तो ये सारी चीजें आगे पाउली बाओ, ये नियम आए थे, हुक का नियम, ये इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम, ये सब नियम आप बड़ी क्लासेस में और पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बड़े विस्तार से हम नहीं पढ़ रहे अभी, इससे नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन जो कुछ आएगा 9th कक्षा के लिए प्रवेश कर रहे श्रेष्ठा योजना में तो यहीं से आएगा, और 11th कक्षा में जो प्रवेश कर रहे हैं तो 10th लेवल को कवर करके चल रहे हैं तो उनके लिए भी यहीं तक आएगा। ऐसा कोई उनसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों 11th क्लास में जाके आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, हाँ यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट 9th में ही बढ़ जाते हैं,
बट लेकिन आप एनसीईआरटी पैटर्न को उठा के देखें तो एनसीईआरटी पैटर्न पर डिपेंड है श्रेष्ठा योजना, कोई और स्टेट पैटर्न पर नहीं है, यानी स्टेट के लेवल पर नहीं है। तो आप इस चीज से बिल्कुल एकदम मतलब फ्री हो जाइए कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरा एनसीईआरटी पैटर्न का है और एनसीईआरटी पैटर्न का ही आएगा। तो ये पूरा सफिशिएंट है, इतना ही आएगा और इतना ही पूछा जाएगा। तो देखिए हम आगे आगे देखते हैं। नील्स बोर तक हो गया, यानी हमने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया, पर गोल्डस्टीन ने खोज करी प्रोटॉन की। अभी एक और रह गया मूल कारण, क्योंकि जब हम परमाणु का क्या करते हैं, भार लेते हैं, तो वो प्रोटॉन के भार के बराबर नहीं आता है, उसमें और भी भारी होते हैं। तो फिर खोज जो हो गई थी, तो जेम्स चैडविक आए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। किसकी खोज करी? न्यूट्रॉन। और उन्होंने ही बताया कि इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तभी तो जो नाभिक होता है बीच में वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। तो बीच वाला क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक और प्रोटॉन की वजह से प्लस आवेश उसमें होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर क्या नहीं होता है बच्चों, कोई आवेश नहीं होता है। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे इस चीज को कि कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे परमाणु के बारे में आपको यहाँ मैं बता दूं, परमाणु, क्योंकि अभी हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये परमाणु की संरचना हो गई कि प्लस बीच में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कक्षकों में है। और इन्हीं परमाणु के बारे में जो बताया था कि ये अविभाज्य कण है, और ये परमाणु के बारे में बताना ये सूक्ष्मतम कण है, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। कौन, किसने बताया था परमाणु के बारे में? डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में यही बताया था 1808 में कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है उन्होंने बताई थी। और बाद में जो परमाणु, समान समान परमाणु मिलकर, सभी समान परमाणु मिलकर उन्होंने तत्व का निर्माण किया। तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ। इस तरीके से हम टेबल बना के और थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रतीक लिख देती हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए खोजकर्ता, तो खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, जे थॉमसन। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज करता तो गोल्डस्टीन, आपको ये ध्यान रखना है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोज करता थे। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। चैडविक, जेम्स चैडविक। अब ये जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और ये नामकर्ता की नाम किसने दिया? तो नाम की बात करें तो नाम में आपको पता है कि जे थॉमसन ने ही नाम दिया, पर यहाँ नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? रदरफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने किसकी खोज करी थी? नाभिक की, तब उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया था, नाभिक की खोज करी थी, नाभिक। ठीक है, और यहाँ बात करें जेम्स चैडविक ने ही क्या है, नाम दिया था। ये हो गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आवेश के बारे में अगर बात की जाए कि आवेश, आवेश कैसा कैसा पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश जो पाया जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर जो आवेश पाया जाता है वो ऋणात्मक, ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश। देखिए मैंने प्रतीक लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक मैंने यहाँ लिख दिया है, ई माइनस, पी प्लस है ना, तो धनावेश, इस पे धनावेश पाया जाता है।
इस पर उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ये उदासीन होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसमें भार की बात करें, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की भार, तो वही हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर इनमें भार पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बच्चों इतनी चीजें आपसे पेपर में पूछ ली जाएंगी। अगर इससे कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। अब तत्व में स्टार्ट करने वाली हूँ, आवर्त सारणी में तत्व। तो तत्व के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं यहाँ पे। तत्व, एलिमेंट्स, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजेक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल किसका मतलब किस ब्लूप्रिंट से दी गई थी आवर्त सारणी जो थी, वो दी गई थी मेंडलीफ की। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी। और ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, मोजेक की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। अब ये परमाणु क्रमांक क्या चीज है, ये सब क्या है, ये हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा क्लास ज्यादा हो गई है लंबी, कल भी मैं क्लास लूंगी, आप उस पे बने रहिए। ये हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पर डे क्लास चलेगी तो हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहीं पे तत्व पे आज सारी चीजें क्या है छोड़ रही हूँ। आप ये बताइए आज आपको कैसी लगी क्लास, कैसे समझ पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी चैनल पे बने रहना। क्वेश्चन पेपर और ये सब परमाणु और ये सब पढ़ाया है, और सारी चीजें मैं इसमें पूरा तत्व को बताऊंगी किस तरीके से। और उसके बाद अम्ल क्षार, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी लेंगे, क्योंकि हमें पूरा 10th का भी टचअप देते हुए चलना है। 11th के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी देखेंगे इसको। तो आप सबको कैसी लगी क्लास, कैसे समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अब यही मेरा बोर्ड है और मैं आपको छोटे से उसमें दिख रही हूँ। तो आप जरूर मुझे बताएं कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और मैं व्हाट्सअप लिंक, जो हमारा व्हाट्सअप का जो चैनल है, उस पे भेज दूंगी, ताकि उस पे लिंक आ जाएगी कि कब मेरी नई वीडियो आ गई। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। कभी कभी क्या है, हम नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है। तो आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए, मैं लिंक भेज दूंगी, आप वहां से चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आएगा। और अगर पर्सनली आपको कोई क्वेश्चन या कुछ पुटअप करना है तो आप यहाँ वीडियो के बाद में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने कमेंट। पर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपना मेल आईडी भी क्या है या वहां पे चैनल पर डाल दूंगी। जब ज्यादा बच्चे उस पर जुड़ जाएंगे मैं मेल आईडी वहां पे डाल दूंगी, आप प्लीज वहां पे जुड़ जाइए। और अगर कुछ पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो आप डाल सकते हैं। या फिर मैं व्हाट्सएप का एक ग्रुपिंग जो है वो भी उस पे चैनल पे डाल दूंगी, जहां पे भी आप मुझसे क्या है पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी है, उसमें से पहुंच दूंगी, तो वो भी आप वहां पे देख लेंगे। तो मैं चैनल पे सारी चीजें डाल दूंगी, आप जरूर देखें। और क्लास से बने रहिए, क्योंकि 1 महीना है, हमें बहुत जोरों शोरों से तैयारी करनी है, पेपर्स भी हल करने हैं काफी सारे। तो मैं वो भी क्लासेस अब डालूंगी एक के बाद। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके बच्चों, तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।